हेलो दोस्तों। मैं यहाँ पर आपके दोस्त के हिसाब से एज ए बड़े भाई आपको कुछ नई चीजें सिखाने के लिए आया हूँ। हम यहाँ पर कुछ टीचर जैसे या बहुत गंभीर में पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हमारे हर दिन के दिनचर्या में हम कैसे फोर्स और मोशन या फिजिक्स को यूज करते हैं। चलिए आइए देखिए। हमारे जो टॉपिक्स है वो ये है कि फोर्स क्या है, मोशन क्या है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है और इनर्शिया एंड मोमेंटम क्या है। चलिए देखिए, फोर्स क्या है। एक्चुअली दो प्रकार के फोर्स होते हैं। एक होता है धक्का देना और एक खींचना। उसको हम बोलते हैं पुश और पुल। जैसे हम लोग कोई दरवाजे को खोलते हैं तो दो तरीके से खोलते हैं, या तो हम धक्का देके बाहर साइड खोलते हैं या फिर अंदर खींच के अंदर साइड खोलते हैं। तो जो बाहर धक्का देके खोलते हैं उसे हम पुश कहते हैं, और अंदर जो धक्का देते हैं अंदर खींच के जो लेते हैं उसे हम पुल कहते हैं। वैसे ही और बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एरोप्लेन के पास में देख रहे हैं, थ्रस्ट है, ड्रैग है, लिफ्ट है, वेट है। तो थ्रस्ट क्या है? एक्चुअली एरोप्लेन का जो एक्सेलरेशन है उसे थ्रस्ट बोलते हैं, और उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वेट पड़ रहा है उसे हम नीचे साइड जो फोर्स है उसे वेट कहते हैं। फ्रिक्शन के कारण पीछे जो धक्का दे रहा है, जो एयर है या जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है, उसके कारण उसे ड्रैग ड्रैग बोल के फोर्स बोला जाता है। और इन सब के बाद हमारा जो एरोप्लेन है उसमें दो पंखे होते हैं। वो पंखे क्या करते हैं? सारे हवा को पीछे धकेलते हैं। उसके कारण क्या होता है? वो जो हवा है वो हवा विथ प्रेशर पूरे एरोप्लेन को ऊपर धक्का दे देता है। उसे ही हम लिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज को हम जब आगे धकेलने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ पर एक आदमी देख रहा है ऊपर धक्का दे रहा है स्लाइड में, तो उस चीज में जो आगे धक्का दे रहे हैं उसे हम पुश कहते हैं। वो जो चीज है उसे फोर्स कहा जाता है। अब बहुत सारे फोर्स हम लोग जैसे पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स हुआ, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक फोर्स क्या होता है? नॉर्मली कोवेलेंट फोर्स या हम लोग जो केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं वो सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। वीक फोर्स क्या? जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, कोई किसी ने मार दिया बॉल, वो वहां चला गया, फिर वहां कहीं गिर गया, तो ऐसा क्या होता है? नॉर्मली जो बॉन्डिंग वगैरह होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। लेकिन जब जो भी फोर्स छोटे मोटे धक्का से हो या कुछ थर्मल प्रेशर से हो वो टूट जाए उसे हम वीक फोर्स बोलते हैं। वैसे ही हम लोग जब रग्बी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो हम लोग जो उसमें जोर से किक मारते हैं वो क्या है? वो फोर्स ही है ना। फोर्स से ही तो वो बॉल ऊपर जाता है या कहीं भी दूर जाता है ना। ये सब फोर्स ही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। बहुत प्रकार के मोशन होते हैं, जैसे कि पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, तो अब नॉर्मली हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी, हम लोग जिसमें रहते हैं वो किस मोशन में है? आप लोग सोचते होंगे सर्कुलर, नहीं। ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन, नहीं। एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा एलिप्टिकल साइज में घूमता है। तो वो इलेक्ट्रिकल साइज में जब घूमता है तो उसका एक पीरियड है। हम लोग देखते हैं ना कि 365 डेज। ये 365 डेज है क्या? ये एक्चुअली क्या है, सन के इर्द गिर्द, सूर्य के इर्द गिर्द जब हमारा पृथ्वी घूमता है तो एक पर्टिकुलर मोशन, पर्टिकुलर टाइम में वापस उसी जगह पे पहुंचता है। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम, उसी समय में वापस वहीं पहुंचना इज पीरियोडिक। एक पीरियड के अंदर वहीं हम, जैसे हम लोग पीरियड पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो 45 मिनट्स का पीरियड होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम जब हो जाता है ना उसे पीरियडिक पीरियडिक बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा जब रेक्टिलिनियर, सीधे सीधे चलना, उसे हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं। जब हमारा कार हो गया, या हम लोग जैसे एक धागे में बॉल को घुमा के घुमाते रहते हैं हाथ में, वो सब क्या है? वो सब सर्कुलेटरी मोशन है। उसमें भी दो प्रकार के फोर्स पड़ते हैं। सर्कुलेटरी मोशन में भी दो प्रकार के फोर्स पड़ते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसे ही हमारे बहुत प्रकार के मोशन भी होते हैं। अच्छा, हम राइट साइड में देख रहे हैं, जो हमारा बॉल है, बास्केटबॉल, वो ऊपर फेंका गया पर वापस आ गया, लेकिन वो एक एक रेंज में, एक शेप में आया। वो शेप क्या है? वो प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। वैसे ही हमारे क्रिकेट में या
कोई भी खेल में हम लोग जब ऊपर कुछ भी फेंकते हैं तो वो जब वापस आता है तो वो क्या सिर्फ उसमें आप देखिए उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। नॉर्मली आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मली देखिए, जब हमने बास्केटबॉल ऊपर फेंका तो उसमें दो तरह के फोर्स लगे। एक लगा हमारा सामने जाने वाला फोर्स जो कि हम लोग रेक्टिलिनियर या कर्वीलिनियर बोल रहे हैं, और एक लग रहा है जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर जब गया तो उसको नीचे खींच रहा है। तभी देखिए धीरे धीरे करके बास्केटबॉल फिर से नीचे आ गया। वो काम ग्रेविटेशनल फोर्स का है। लेकिन आप देखिए एक जगह से बॉल दूसरी जगह जा रही है, वो दूसरी जगह क्यों जा रही है? वो जा रही है हमारे रेक्टिलिनियर फोर्स के कारण। चलिए, अब ऑसिलेटरी मोशन या हम लोग जो इसको समझने के लिए क्या बोलेंगे, तो देखिए पुराने समय में बहुत सारी घड़ियां होती थी। आप देखते होंगे, हाँ 8 बज गए तो टंग 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 करके बजता रहता था, या फिर 9 बज गए, हर घंटे में वो टंग टंग करता था। तो उस समय क्या होता था, उस समय में की घड़ियां सब मैकेनिकल टाइप की बनती थी। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है। उस समय क्या होता था, वही पेंडुलम ही कारण होता था। उसमें घड़ी चाबी बोला जाता था उसको। उसमें क्या होता था कि घड़ियों में चाबी घुमा के उसको फिर से रिचार्ज किया जाता था। उसमें बैटरी वगैरह नहीं होती थी। तो उसको जानने के लिए एक ऑसिलेटरी पेंडुलम लगाया जाता था। तो वो पेंडुलम क्या होता था कि एक साइड पूरा ऊपर गया, फिर दूसरी साइड पूरा ऊपर गया। वो भी हमारा मोशन कैसे हो रहा है ना, वो भी फोर्स के ऊपर हो रहा है। फोर्स एक बार उसमें क्या होता है, हम लोग जब पूरे बैलेंस्ड में होते हैं तब बैलेंस से ऊपर गए तो फिर अनबैलेंस्ड हो गया। तो कोई भी चीज अनबैलेंस्ड में रहना नहीं चाहती, कभी भी नहीं चाहती। तो वो वापस बैलेंस में आना चाहेगी, फिर वापस नॉर्मल में आई, फिर अनबैलेंस्ड में चले गई, क्योंकि उसका पिछला इनर्शिया था। अब हम इनर्शिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनर्शिया क्या होता है? नॉर्मली इनर्शिया ये होता है कि कोई भी चीज अगर किसी मोशन में रहे, किसी भी मतलब यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन या जो भी, वो वापस स्टेबल होना या रुकना इसमें नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। वैसे ही कोई भी बॉडी अगर रुकी है तो वो मोशन में नहीं आना चाहिए। तो जो भी बॉडी जिस स्थिति में है, जैसे भी स्टेट में है, वो वापस दूसरे स्टेट में पहुंचने के लिए उसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स लगना जरूरी है। तभी वो चीज चेंज होती है। उसे ही इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया जो हम लोग पढ़ते हैं उसे ही ये बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स। आपको क्या लगता है, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? आप अगर खड़े हैं तो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या कोई बॉडी है? चलो ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल एक टेबल की बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, एक टेबल नॉर्मल है, खड़ा मतलब नॉर्मल एक ही जगह पे रखा हुआ है, क्या उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? थोड़ा ध्यान से सोचिए, क्या उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा? लग रहा है ना? तो फिर आप कैसे सोच रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है फिर भी वो कहीं नहीं जा रहा है? तो इस जगह पे आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ आता है। क्या आता है? एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वहां पर क्या हो रहा है, तो हमारी जो जमीन है, जो धरती माता है, वो बोलती है भैया ठीक है तुम हमारे अंदर धंसना चाहते हो, लेकिन हम भी बहुत पावरफुल है, हम वापस तुमको धक्का देते हैं। तो वैसे क्या होता है, वो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर उल्टा उसको पुश पड़ता है नीचे से, जो कि दोनों फोर्स ऊपर से नीचे से दोनों स्टेबल, दोनों एक दूसरे को जीरो कर देते हैं। उन दोनों का नेट फोर्स जब जीरो हो जाए, कोई भी फोर्स, आप एक बॉडी पे 1000 फोर्स लगाइए, लेकिन जब सब मिलाकर, अब आप बोलेंगे कैसे सब मिलाकर कैसे नेट फोर्स आएगा? तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक टेबल में लेफ्ट साइड से एक फोर्स लगाया, फिर एक राइट साइड से फोर्स लगाया। लेफ्ट साइड से मैंने लगाया 10 न्यूटन, राइट साइड से लगाया 10 न्यूटन। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? यहाँ का राइट साइड का जो फोर्स है और लेफ्ट साइड का जो फोर्स है, दोनों एक दूसरे से माइनस होंगे। तो अब 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड का और 10 न्यूटन का फोर्स उस साइड का, दोनों का नेगेटिव माइनस होने से हमको क्या मिला? जीरो नेट फोर्स। उसे ही हम बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। वैसे ही अगर हम उसकी जगह पे किसी एक फोर्स को ज्यादा बढ़ा देते हैं, राइट साइड का फोर्स 20 न्यूटन हो गया, लेफ्ट साइड का फोर्स 10 न्यूटन हो गया, तो हमारा क्या हो गया? राइट साइड का फोर्स ज्यादा हो गया, 10 न्यूटन हो गया, है ना? तो नेट फोर्स अगर कुछ भी आता है जो कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसे अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अगर नेट फोर्स हमारा जीरो आता है तो उसे बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, है ना? आपको कोई भी डाउट हो, आप हमको कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। आपको लग रहा है कि हम नोट्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। हमको आपको पूरे लिंक, अलग अलग लिंक आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने जितना पढ़ा है उस हिसाब से तीन लॉ ऑफ मोशन होते हैं। क्या क्या?
अभी जस्ट पढ़ा था हमने कि इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वो इनर्शिया क्या होता है? जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आप अभी बस में जा रहे हैं, बस में क्या होता है, हम खड़े हैं, आप तो बैठे होते हैं नॉर्मल, पर हम लोग कभी कभी खड़े होके जाते हैं, ठीक है। तो जब खड़े हैं तो उसमें क्या हुआ, नॉर्मल एकदम से बस चलने लगी, तो चलने लगी तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि सडनली जब बस आगे बढ़ने चाहिए तब हम सब रेस्ट में थे, बस भी रेस्ट में थी। हमारे बॉडी ने ये कोशिश की कि हम रेस्ट में ही रहे, तो वो जब रेस्ट में रहने की कोशिश की, उसी टेंडेंसी ने हमको पीछे धकेल दिया। वैसे ही जब नॉर्मल कोई भी स्पीड ले लो, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, इस स्पीड में अगर बस चल रही है और एकदम से ब्रेक मार दी, तो फिर हम आगे की तरफ गिरते हैं। आपने सोचा है क्यों? थोड़ा सोचिए। इसका कारण यह है कि हम लोग 40 या 50 किलोमीटर की स्पीड में एक यूनिफॉर्म मोशन में थे। उस मोशन के कारण हमारा एक टेंडेंसी था कि हम उसी स्पीड में जा रहे हैं, पर एक्सटर्नल फोर्स जो कि बस है यहां पर, उसने ब्रेक मारा। तो ब्रेक मारा तो हम क्या उसी स्टेट में, उसी पोजीशन में रहने की कोशिश कर रहे थे, जो कि संभव नहीं हुआ। इसलिए हमारी बॉडी ने चाहा कि हम उसी स्पीड में जाएं आगे, पर नीचे से हमको फ्रिक्शन लगा, हमारे पैर में फ्रिक्शन लगा, जिसके कारण एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण हम लोग ने फिर से आगे गिरना हुआ, या जो भी हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ, उससे ही बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इन लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मतलब कोई भी स्टेट ऑफ मोशन, या तो यूनिफॉर्म मोशन या स्टेशनरी पोजीशन, दोनों में जिसमें भी एक बॉडी है, वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगी, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मली कोई भी मास जब किसी एक्सेलरेशन में मतलब कैसे बोले, जैसे एक एक बॉडी को हमने धक्का दिया, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि हो गया, चलिए धक्का दे दिया तो उसमें कुछ स्पीड आ गया या जो भी, तो हम लोग नॉर्मली जानेंगे कैसे कि इस बॉडी में इतना फोर्स लगा है? उसको जानने के लिए हमको सबसे पहले दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। क्या चीजें? उस बॉडी, जो भी बॉडी, कोई भी टेबल हो या हमने बॉल भी फेंकी हो, छोटी बॉल भी हो, उसका वेट कितना है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि उस बॉडी का, वो जो भी बॉडी हो, उसका एक्सेलरेशन कितना है। हमने फेंका ना, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बढ़ी। अब कोई भी बॉडी का जब मोशन बढ़ता जाता है, यूनिफॉर्म रहे या कोई भी स्टेट में रहे तो अलग बात है, पर अगर वो बढ़ता है या घटता है, घटने को भी एक्सेलरेशन बोला जाता है, जिसको रिटार्डेशन बोला जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है या रिटार्डेशन बोला जाता है। तो वो एक्सेलरेशन हमको जब पता चल जाए, तो मास और एक्सेलरेशन पता करके हमको ये पता चल जाता है कि फोर्स कितना है। तो कोई भी बॉडी का वेट और एक्सेलरेशन दोनों पता कर लें तो हमको पता चल जाएगा फोर्स कितना है। उसकी स्पीड के ऊपर फोर्स डिपेंड है, फोर्स के ऊपर स्पीड डिपेंड है। तो ये सब जो बोलते हैं ना, सब इंटरलिंक्ड है। इसीलिए इस फॉर्मूले को याद करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। न्यूटन, मजाक में लीजिएगा, न्यूटन जी ने क्या किया, एक गाय के पास गए, उन्होंने क्या किया, जब उसको लात मारा तो गाय गई नहीं कहीं। तो गई नहीं तो क्यों नहीं गई? तब दिमाग में आया, अरे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो उसने क्या किया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में है। फिर गाय ने क्या बोला, माँ। तो माँ क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर थर्ड लॉ कैसे याद रखें, जब माँ बोलने के बाद न्यूटन जी वहीं पर खड़े रहे, तो गाय ने क्या किया, पीछे से एक लात मार दी। तो भैया क्या पता चला, हम जो एक्शन करेंगे उसी हिसाब से हमको रिएक्शन मिलेगा। हम अगर किसी को थप्पड़ मारेंगे तो वो वापस थप्पड़ मारेगा, किसी को प्यार करेंगे वो वापस प्यार करेगा। समझ में आया? हम जो दुनिया में देंगे वही हमको वापस मिलेगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यही दिखाता है कि हम जितना फोर्स लगाएं, वो किसी में भी लगाएं, दीवार पे लगाएं, बॉल पे लगाएं, जहां भी फोर्स लगाएं, उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर लगता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, हमने तो बॉल को मारा, हमको तो वापस कुछ भी फोर्स नहीं लगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या आता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपका मास कितना हाई है, लेकिन बॉल का मास कितना कम है, तो टोटल जो फोर्स है
वो फोर्स सेम रहेगा लेकिन आपको उतना पता नहीं चलेगा। अगर आप वहीं कोई दीवार पे धक्का दें या कोई ट्रक पे धक्का दें तब पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका मास उस समय कम हो गया, ट्रक का या दीवार का मास ज्यादा हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही है, आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है पर बात यह है मास के कारण हमको फोर्स पता नहीं चलता। तो ये थी कुछ हम लोग ने जो इनर्शिया वगैरह है उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल जैसे एग्जांपल्स लेते हैं ना, वैसे एग्जांपल करने के लिए कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्या एक्सपेरिमेंट है? नॉर्मल आप एक ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, उसके ऊपर एक सिक्का रख लीजिए, नॉर्मल पेपर रखिए, उसके ऊपर कार्डबोर्ड जैसा थोड़ा हार्ड कार्डबोर्ड जैसा कुछ रखिए, उसके ऊपर सिक्का रखिए। एकदम से झटके से वो कार्डबोर्ड जब आप निकाल लेंगे वहां से या धक्का दे देंगे तो देखना वो जो कॉइन है वो उसके साथ नहीं जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो वहीं ध्यान दीजिए, वो कॉइन ने क्या कोशिश की? वो कॉइन ने कोशिश की मैं रेस्ट में हूं, मतलब मैं रेस्ट में ही रहना चाहती हूँ। समझ में आया आपको बात? तो वो वहां पर इनर्शिया काम किया। वैसे ही अगर आप कोई एक चलती हुई चीज को वापस रोकना चाहेंगे तो आपको भी वो खींचने की कोशिश करेगा, वही इनर्शिया है। तो इसके बाद हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीजें मैं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे में बता रहा हूँ शॉर्टकट्स में। आप सोचेंगे ये क्या इतना सारा पढ़ाई ऐसे एकदम से 15 सेकंड 15 मिनट में बता रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम बस इंट्रो जैसा थोड़ा बहुत आपको थोड़ा जीस्ट जैसा बताने की कोशिश की जाएगी। उसमें क्या है, अगर आपको थोड़ा अच्छा लगे तो हम फिर अच्छे से इसके डीप में पढ़ाई करेंगे। मैं आपको ये आश्वासन, ये भरोसा दिलाता हूं कि हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा, मैं आपके अंदर इंटरेस्ट जगा दूंगा। लेकिन बात यह है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक्चुअली क्या है कि कोई भी, जैसे हमने अभी जस्ट बात की थी कि मास और एक्सेलरेशन, राइट? तो यहां पर बात यह आती है कि कोई भी बॉडी हो वो किसी स्पीड में होगा, है ना? कोई भी स्पीड में, तो वो स्पीड और उसका मास दोनों मिलाकर जितना फोर्स बनता है उसे हम मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है? तो m इज इक्वल टू पीवी इसका फॉर्मूला है, ठीक है? तो मोमेंटम हमने क्या पढ़ा कि एक्चुअली क्या होता है कि मोमेंटम में क्या होता है, जैसे आपको चेक करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम जब भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखते हैं, अब आप बोलेंगे एक्सीडेंट ही क्यों बोल रहे हैं? तो एक्सीडेंट ही एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत अच्छे से बहुत इजीली वो चीज समझ में आएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मोमेंटम के बारे में। नॉर्मली आपने देखा होगा आगरा एक्सप्रेस हाईवे या पुणे मुंबई इन सब के एक्सप्रेस हाईवे में ट्रक और कार और बाइक और ऐसे ही से कुछ कुछ टक्कर होती है, ठीक है? आपने कभी भी देखा है कि एक बाइक ने ट्रक को धक्का दे दिया और ट्रक पूरा उड़ गया? कभी ऐसा संभव देखा है क्या? नहीं देखा। लेकिन हाँ, उल्टा देखा होगा, ट्रक ने बाइक को धक्का दे दिया और बाइक जाके कहीं उड़ के कहीं पड़ी हुई है। तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों? वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों की स्पीड आप बढ़ा दीजिए। उल्टा मैं तो बोलूंगा कि आप बाइक की स्पीड भी बढ़ा दें, ज्यादा रख लें, तो भी असर यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है और बाइक का मास कम है। अब हमने क्या बात की थी? मोमेंटम। तो ट्रक का मोमेंटम कुछ भी कर लीजिए ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते कि बाइक का मोमेंटम उससे ज्यादा हो जाए। तो आप जब भी आप प्रोडक्ट देखेंगे मास और स्पीड की, तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा ही रहेगा बाइक से। इसीलिए हमेशा ऐसा होता है कि ट्रक हमेशा बाइक को उड़ा देती है और बाइक हमेशा उड़ जाती है। तो यहीं तक हम अपनी छोटी मोटी जर्नी रखते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं।